हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेहर। मार्वलस नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसीसी नाम से ही पता चल रहा है, यूएन यूनाइटेड नेशंस एंड लास्ट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन है ये। और ये किसकी, ये यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। यूनाइटेड नेशन एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, किसके ऊपर है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये कन्वेंशन है। तो इसके बारे में, तो क्या ये जो यूएनएफसीसीसी है, ये इट इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी। ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, तो उससे रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंटल ट्रीटी होगी। और इंटरनेशनल है, मतलब इंटरनेशनल, समझ गए? ओके। कब अडॉप्ट की गई थी? 9 मई 1992। और सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी ये अर्थ समिट के दौरान। अर्थ समिट इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1992 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी ये। ओके, उस समय सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी और बहुत सारी कंट्री ने उस वक्त इसको रेटिफाइड किया था, कंफर्म किया था। और ये जो फोर्स में कब आई, ये यूएनएफसीसीसी फोर्स में कब आया? 21 मार्च 1994 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बोन में है, जर्मनी में है, इंपॉर्टेंट है। आज नियरली इसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है, लगभग सारी कंट्री, दुनिया वर्ल्ड की सारी कंट्री इसके अंडर रेटिफाइड है। ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज इस कन्वेंशन के अंदर रेटिफाइड है। ये जो कंट्रीज़ है ये हर साल आकर मिलती है और नीतियाँ बनाती है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है हर साल मिलके। उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसका जो अल्टीमेट एम है वो हम देखते हैं। इसका अल्टीमेट एम है डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस। जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है ना, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जो भी ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ है, डेंजरस एक्टिविटीज़ है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। उसको हमने उस एक्टिविटीज़ को, जो भी डेंजरस एक्टिविटीज़ है, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, ताकि क्लाइमेट पे जो इफेक्ट है वो कम पड़े। ओके, तो ये इसका अल्टीमेट एम है। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट एम है इसका, देख लो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज को स्टेबलाइज करना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, स्टेबलाइज करना, ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो इसके लेवल को, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन हो रहा है, उसका जो लेवल है वो कम हो, जिससे क्लाइमेट सिस्टम में, क्लाइमेट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्लाइमेट चेंज ना हो, क्लाइमेट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है वो नेचुरली अडॉप्ट करे। जो फूड चेन है उस पर कोई डेंजरस इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। ओके, तो ये इसका अल्टीमेट एम है। और जो डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वो कैसे हो? सस्टेनेबल मैनर में हो। ओके, इन्वायरमेंट पे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े ज़्यादा, इस तरह से डेवलपमेंट हो। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, एनेक्स 1 कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको एनेक्स 1 कंट्रीज में रखा गया था कोप 3 पे। कोप थ्री क्या थी? कोयोटो प्रोटोकॉल सुना होगा। कोयोटो प्रोटोकॉल कोप 3 में, कोयोटो में हुई थी ये। कोयोटो प्रोटोकॉल बना था उस समय। ओके, उसमें एनेक्स 1 कंट्रीज़ की लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज़ को रखा गया था। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ओके, इनको सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए कहा गया था। क्योंकि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बहुत टाइम पहले से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट किया है, बहुत सारी डेवलप होने के लिए बहुत सारे कोयला जलाया होगा, CO2 इमिशन किया होगा। उस वजह से इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया गया था। जो ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ है, ये अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट करे। ये जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पहले से हुई है, अच्छे से हुई है। और इनको कहा गया है, ये 2000 तक, 1990 को बेस मान के, उस समय कहा गया था कि 2000 तक, 1990 को बेस मान के ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करे। और बहुत सारी कंट्री ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए और सक्सीड भी हुए इसमें। डायरेक्ट फंड्स टू डेवलपिंग नेशन, जो ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, एनेक्स 1 कंट्रीज़ है, ये सब एग्री हुए थे उस वक्त जब ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जब ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ बनी थी, उस समय ये सब एग्री हुए थे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी से रिलेटेड। ओके, तो ये डायरेक्ट फंडिंग करेंगे किसके लिए? जो डेवलप कंट्री है, डायरेक्ट फंडिंग करेंगे किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इसके लिए
एक ग्रांट्स एंड लोन सेटअप हुआ कन्वेंशन के थ्रू, और जिसको मैनेज करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट है, एक ग्रांट्स एंड लोन सेटअप किया गया और इसको मैनेज कौन करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट, कीप टैब्स ऑन प्रॉब्लम एंड व्हाट्स बीइंग डन अबाउट। ओके, दो तरह की कंट्रीज पढ़ी हमने, एनेक्स 1 कंट्रीज एंड नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज। एनेक्स 1 कंट्रीज कौन थी? डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है इनको रेगुलरली रिपोर्ट करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को, और मेजर लेने पड़ते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम बताए गए थे, है ना। और उनको एनुअल इन्वेंट्री सबमिट करनी पड़ती है ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड। बेस ईयर किसको मानते हैं? 1919 को। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये ज़्यादा रेगुलरली रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ये इनके ऊपर उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, ज़्यादा सख्ती थी डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर जो ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। मैंने अभी अभी कहा हर साल जो ये 197 मेंबर्स है UNFCCC के अंडर, ये हर साल आके मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये जो कोप है एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है इस कन्वेंशन की। ओके, ये जो कन्वेंशन है UNFCCC ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हर साल मीटिंग होती है, वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनती है, और आके इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और उसको अडॉप्ट करने के लिए अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट, हर सभी चीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो COP26 है वो कहाँ पे हेड होने वाली है? होगी, अभी तो पोस्टपोन हुई है, पता है आपको, कोरोना वायरस चला है। ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में UK में होने वाली थी, और लास्ट COP25 कहाँ हुई थी? मैड्रिड में, स्पेन में, 2 से 13 दिसंबर तक बोला था, लेकिन ये ज़्यादा चली थी। ये जो COP25 है ये लॉन्गेस्ट कोप भी बोला जाता है इसको, इतनी नहीं हुई थी, इससे ज़्यादा हुई थी। ओके, COP24 कहाँ पे हुई थी? पोलैंड में, कैटोवाइज पोलैंड में। COP3 कहाँ हुई थी? क्योटो में। अभी अभी बोला था क्योटो प्रोटोकॉल वहाँ से बना था, वहाँ से ये जो एनेक्स 1 एंड एनेक्स 1 कंट्रीज आई थी, डेवलप कंट्रीज आई थी, ये कहाँ फिर किससे आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और मैड्रिड में हुआ था ये, वैसे पहले चिली में होना था, ये इसका लोगो है। ओके, ये इसका लोगो है COP25 का। ओके, ये चिली में होनी थी, पर हुई कहाँ थी? हुई कहाँ है? स्पेन में, मैड्रिड में हुई। ओके, रियो कन्वेंशन मैंने आपको बोल दिया था, अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में हुआ था। उस समय ये जो UNFCCC है ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था, ओपन फॉर सिग्नेचर, है ना। और ये इसके सिस्टर कन्वेंशन भी है 2 उस समय इसी के अंडर, जो ये अर्थ समिट हुई थी, और 2 कन्वेंशन बने थे जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड अदर इज कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इन तीनों को सिस्टर कन्वेंशन बोला जाता है, ये तीनों आपस में लिंक्ड है। ओके, एक जॉइंट लेसन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, सेटअप किया गया था तीनों के बीच, तीनों कन्वेंशन के बीच में कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए जॉइंट लेसन ग्रुप को सेटअप किया गया था। एंड नेक्स्ट है चार्ट द बिगिनिंग ऑफ अ पाथ टू स्ट्राइक डेलिकेट बैलेंस। ओके, बैलेंस बनाने के लिए देख लो, एक डेवलपिंग कंट्री है, दूसरी साइड डेवलप कंट्री है। डेवलप कंट्रीज ने तो इमिट कर लिया, बहुत सारी गैसेस को इमिट कर लिया, डेवलप हो गए पहले बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के थ्रू बहुत सारी गैसेस को इमिट किया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री वो तो अब डेवलप हो रहे हैं ना, वो तो अब इमिट करेंगे, पहले उन्होंने इमिट नहीं किया ग्रीन हाउस गैसेस को। तो इसीलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज के लिए? डेवलप्ड कंट्री। इसीलिए उनको बोला कि आप अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कट करो लो, और जो डेवलपिंग कंट्री उनको भी तो डेवलप होना है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उन्होंने भी करनी है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इनके ऊपर जो ये प्रतिबंध लगे थे वो थोड़े कम लगे, ताकि ये भी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इमिट करे ये, और बाद में ये क्या, अगर इनके ऊपर ये कॉम्प्लिकेशन लग जाए क्लाइमेट चेंज की, तो ये भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, इनकी प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसी वजह से दोनों में बैलेंस बनाने के लिए इनको थोड़ी छूट मिली, और जो डेवलप कंट्रीज़ थे, एनेक्स 1 कंट्रीज़ थी, उनको कट करने के लिए बोला, ज़्यादा बोला, और वो फंड भी देंगे उसके लिए। ओके, और ये जो कन्वेंशन है ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नेशन विल ग्रो इन कमिंग ईयर, जो ये डेवलपिंग नेशन है कमिंग ईयर में इनका भी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे उनका भी बढ़ेगा, और जब वो डेवलप हो जाएंगे तो उन पर भी कट लगाएंगे, रोक लगाएंगे, है ना। एज पर फ्रेंड्स आज का लेक्चर इतना ही। सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर,
इन्वायरमेंट को बचाए, अर्थ को बचाए। इन्वायरमेंट इज़ वाइटल, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये जो भी हो रहा है इसी वजह से हो रहा है, इसीलिए ना पॉल्यूशन फैलाए। जो वायरस आ रहा है उसकी वजह से पॉल्यूशन में बहुत गिरावट आ रही है, एक अच्छी चीज़ हो रही है। तो आप लोग भी अपना योगदान दें अर्थ को बचाने के लिए, इसको ख़राब मत करें, है ना, इसको पॉल्यूट मत करें, पानी बचाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को